हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसएस एडु सेंटर, एजुकेशन विदाउट लिमिट्स। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस, टीचिंग एंड मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। कोई अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, और ऑल्सो इट इज गिवन इन द आई बटन। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, पेन को ले लेते हैं। तो पिछले वीडियो में जहां पे मैंने स्टॉप किया था पार्ट 2 सोइंग तक, ठीक है, आज हम लोग थर्ड एक्टिविटी पढ़ेंगे जो है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को एक साथ हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, वो भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैं एक काम कर रहा हूं, मेरा वीडियो दिख रहा होगा लेकिन आप लोगों के कंटेंट में फोकस कीजिए, इसलिए मैं अपना वीडियो अभी बंद कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो अभी बंद हो गया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरा डिस्कशन, और कंटेंट में फोकस कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को एक साथ। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर, और इसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं मैन्योर्स क्या है स्टूडेंट्स। मैन्योर्स का मतलब है फार्म में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके जो भी हम लोग मटेरियल बनाते हैं, मतलब जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल से, उसको क्या कहते हैं? मैन्योर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करके हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए जो मटेरियल बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर। ठीक है, मैन्योर क्या है? मैन्योर इज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल्स है वो है FYM का मतलब क्या है? FYM का मतलब है फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर। तो उसके साथ साथ फार्म यार्ड मैन्योर के साथ साथ और क्या क्या है? वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग एक्सेट्रा। तो पहले मैं डिस्कस कर, फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? फार्मर्स फार्म में जो मिलता है, जो भी जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, जैसे स्ट्रॉ हो गया, जैसे जैसे कभी गोबर भी यूज करते हैं, मतलब काऊ डंग भी यूज करते हैं। तो फार्म में जो चीज ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है उसको एक साथ करके, इसको हीप बना के, उसको डिकम्पोज करके हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आप सब लोगों को पता ही होगा कि अर्थवर्म से बनता है। सॉरी, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म से बनता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, और काऊ डंग तो पता ही होगा आप सब लोगों को। ठीक है, तो ये सब है मैन्योर का एग्जाम्पल। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या है। फर्टिलाइजर्स जो है हम लोग केमिकली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, केमिकली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स को। फर्टिलाइजर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस ही ये जो केमिकल जो प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजर्स का, वो ह्यूमंस करते हैं। और फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? एनपीके इज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, एनपीके मतलब क्या है? एनपीके ये मेन न्यूट्रिएंट्स है प्लांट का। ठीक है, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, एंड के मतलब पोटेशियम व पोटैश भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं एनपीके शॉर्ट फॉर्म। तो एनपीके इज द मेजर न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। ठीक है, तो एनपीके हम लोग डिफरेंट फर्टिलाइजर से प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं।
तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स क्या है समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका और डिफरेंसेस क्या है। मैन्योर्स में एक्चुअली क्या है, मैन्योर्स कंटेंट लेस न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो इसको ज्यादा देने की जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है स्टूडेंट्स, देखो जो मैन्योर्स है उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, जैसे कि फार्मयार्ड मैन्योर में एट अराउंड पकड़ लेते हैं 5% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, 5% नाइट्रोजन रहता है। वही वही फर्टिलाइजर का जो यूरिया फर्टिलाइजर आप सब लोगों को पता ही होगा, यूरिया फर्टिलाइजर से हम लोग नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 40% के करीब 40% से ज़्यादा ही नाइट्रोजन रहता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देने के लिए बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मैन्योर्स को हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है contains more nutrient so it require less amount, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इसलिए फार्मर्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका क्वांटिटी लेस क्वांटिटी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैन्योर्स का कुछ एडवांटेज भी है, जैसे ये सॉइल को इम्प्रूव करता है, ये कंडीशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इम्प्रूव द सॉइल कंडीशन बाय इम्प्रूविंग द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ये टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। टेक्सचर मतलब सॉइल को हाथ देने से जो उसका डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब जैसे क्ले सॉइल हो गया, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, ये सब क्या होता है, टेक्सचर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब जैसे क्रम्पी हो गया, ग्रैन्यूल टाइप हो गया, छोटा छोटा, ये सब स्ट्रक्चर होता है। तो ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर है इसको इम्प्रूव करता है क्या, मैन्योर्स। लेकिन फर्टिलाइजर का एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करेंगे, ओवर यूज इज डेंजरस फॉर सॉइल को डैमेज करता है स्टूडेंट्स, इसका सॉइल का क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है फर्टिलाइजर, ठीक है। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली जब मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, देखो ये एक लैंड है, सपोज इस लैंड में मैंने खरीफ में, अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, खरीफ में मैंने राइस लगाया, ठीक है, और रबी के टाइम में मैंने व्हीट लगाया, ठीक है। तो जब मैं खरीफ के टाइम में राइस लगाता हूं तो इस सॉइल के अंदर इनहेरेंट, मतलब सॉइल ऐसे ही इसके अंदर तो कुछ तो न्यूट्रिएंट रहता ही है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स। जब इसका हार्वेस्ट हो जाता है अराउंड, सपोज कर लीजिए इसका सितंबर या अक्टूबर के टाइम में इसका हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, राइस का हार्वेस्टिंग हो गया, तो उस टाइम में सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, ये राइस को बनने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट यूज्ड अप हो जाता है। तो नेक्स्ट जब रबी में हम लोग व्हीट को लगाएंगे, उस टाइम में क्या है, व्हीट के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर व्हीट को न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो व्हीट के लिए खाना कम पड़ जाएगा, इसलिए बाहर से हम लोग को मैन्योर्स या फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा व्हीट को, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मैन्योर्स यूज करने का एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडिंग द मैन्योर्स। फर्स्ट है, जब मैं बोलना चाहता हूँ कि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए।
ये एक साथ है। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये इसको इंप्रूव करता है क्या, मैन्योर। क्यों, कैसे करता है? ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करता है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है इसको इंप्रूव करता है। इससे क्या होता है, एक एक इसका जो सॉइल का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसा बन जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये पकड़ लो, एक सॉइल है, ठीक है, सॉइल का पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर जो भी खाली खाली जगह है ना, इसको ज्यादा बढ़ा देता है क्या, मैन्योर्स। मैन्योर्स इससे क्या करते हैं कि इसके अंदर वाटर ज्यादा इसमें रह जाता है, इसलिए क्या होता है, सॉइल में ज्यादा देर तक पानी रिटेन रहता है। तो इसके वजह से ही सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। किसके वजह से, मैन्योर्स की वजह से। उसके साथ साथ क्या है, सॉइल को ये पोरस बनाता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ये सब इग्नोर कर लीजिए। सॉइल को ये पोरस बनाता है, ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, ठीक है। तो क्या करता है सॉइल, ये मैं बोल चुका हूं, इसका जो अंदर का जो पोर्स है, मतलब इसका जो गैप्स है, इसको बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, गैसेस, एटमॉस्फेयर से गैस भी बहुत अच्छे से एक्सचेंज हो पाता है। इससे क्या होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, रूट ब्रीदिंग में हेल्प होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करता है, जैसे ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये क्या करता है, हेल्दी माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स को नंबर जो इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, सॉइल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स जो भी अवेलेबल है वो प्लांट को अच्छे से मिल जाता है। तो ये हेल्प करता है मैन्योर्स। और एक हेल्प क्या करता है जो मैं बोल चुका हूँ, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो एक बात है कि फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग मैन्योर्स क्यों इतना बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर हेल्प डेंजरस है, फर्टिलाइजर डेंजरस है। एक्चुअली फर्टिलाइजर का जो एक्चुअल क्वांटिटी में जो रिकमेंडेड होता है, रिकमेंडेड डोज में अगर यूज करें तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन ओवर द टाइम अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हम लोग फार्मर्स यूज करेंगे तो वो क्रॉप के लिए बहुत डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है, अगर मान लो कि किसी क्रॉप के लिए 1 kg यूरिया ज़रूरी है, अगर 1 kg यूरिया ज़रूरी है, लेकिन कोई फार्मर अगर उसमें 20 kg यूज़ करे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। 1 kg की जगह पे अगर कोई 20 kg यूज़ करे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। यूरिया एक्चुअली क्या करता है, प्लांट को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कराता है, तो इसलिए फार्मर समझते हैं कि इसको और भी ज़्यादा यूज़ करो जैसे इसका ग्रोथ अच्छा हो जाए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट के बाद प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजर्स तो केमिकल, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ जैसे आपको थोड़ा आसानी हो, तो थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट को। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि अगर एक लैंड में, ठीक है, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज टू आए, अभी बारिश आ गया, रेन हो गया, तो क्या होगा, वो जो केमिकल्स है, मतलब फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल है, एक केमिकल लीच होता है जो कहा जाता है पास के, अगर कोई पॉन्ड हो तो उसमें वो चला जाता है। इससे क्या होगा, वहाँ का जो मछलियाँ है वो उसमें केमिकल घुस जाएगा, वो केमिकल्स वो मछली में आ जाएगा। वही मछलियाँ जब हम लोग ह्यूमन खाते हैं तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि हाथ जो यूज़ हो रहा है वही हमारे शरीर में फिर धीरे धीरे आ जाएगा।
जो बहुत डेंजरस होता है। इसलिए कहते हैं कि फर्टिलाइज़र अपने रिकमेंडेड डोज में ही यूज़ करना चाहिए। जैसे इसमें इससे क्या क्या हो सकता है, इससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, हेल्थ हैज़ार्ड हो सकता है ह्यूमन का, ठीक है, हैज़ार्ड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। कैंसर, इससे कैंसर भी ज़्यादा होता है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या है मैं बाद में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कुछ नहीं, अगर एक सीजन में मैं सपोज राइस कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं व्हीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लैंड को फैलो रख रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मतलब एक के बाद एक क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो समझ आ रहा है स्टूडेंट्स इतना तक? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन मतलब है वाटरिंग दी प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को वाटर देना ही इरिगेशन है। तो इसमें मैं एक दो तीन कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे व्हाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इरिगेशन क्यों चाहिए, इरिगेशन क्या करता है, ठीक है। इरिगेशन मतलब वाटर देना। हम लोग को वाटर क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए। तो एक्चुअली वाटर एक्चुअली क्या करता है, जार्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड को जार्मिनेशन करने में हेल्प करता है। मैं पहले बोल चुका हूं, जब हम लोग सीड को सो करते हैं तो सीड को हम लोग ओवरनाइट वाटर में डीप करते हैं, जिससे क्या होता है, जिस सॉइल का जो जो सीड में वाटर घुस जाता है, जिससे सीड का साइज भी बड़ा हो जाता है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने से क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने से ही जर्मिनेशन होता है। तो ये पूरा लिंक्ड फिनोमेनन है, एक के बाद एक पूरा लिंक्ड है। तो इसलिए ही ये हेल्प करता है जार्मिनेशन ऑफ सीड में। नेक्स्ट क्या है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। जैसे देखो सॉइल में, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर प्लांट है, ठीक है। सपोज ये एक प्लांट है, इसके नीचे रूट है, सॉइल है। तो सॉइल के अंदर हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं या फिर मैन्योर जो भी हो यूज हम लोग दे दिए, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐसे ग्रैन्यूल फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। अगर हम लोग उसके बाद ही वाटरिंग नहीं करेंगे, वाटर नहीं देंगे, तो ये क्या है, ये सॉइल में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा। अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो वो रूट तक नहीं पहुंचेगा, अगर रूट तक नहीं पहुंचेगा तो प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि irrigation actually helps in absorbing nutrients in a better way. थर्ड है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। रूट में तो पहुंच गया न्यूट्रिएंट, इसके बाद प्लांट के बाकी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, वो वाटर से पहुंचेगा। प्लांट के अंदर कॉलम जैसा रहता है, उसके अंदर से ही वाटर धीरे धीरे हर सब पार्ट्स में पहुंचता है, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, सब जगह में ये न्यूट्रिएंट्स वाटर के वजह से ही पहुंचता है। इसके बाद आ रहा है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट करंट, ठीक है। ये कैसे करता है, देखो लीफ के अंदर अगर वाटर रहेगा तो क्या होगा, जब हॉट करेंट्स आएगा, ठीक है। हॉट करेंट्स मतलब नॉर्थ इंडिया में कभी कभी लू आता है, ये एक हॉट करेंट है, ठीक है। गर्म हवा का झोंका जब आएगा तो लीफ के अंदर जो भी वाटर रहेगा वो एवापोरेट हो जाएगा, इससे क्या होगा, एक प्लांट के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इसके वजह से ही गर्मियों के टाइम में पेड़ के नीचे जब हम लोग बैठते हैं तो क्या है, एक कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों आता है, जो
सॉरी, मैंने यहाँ पे एक टर्म गलत बोल दिया हूँ, इसको एवापोरेशन नहीं ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के वजह से ही एक कूलिंग इफेक्ट हो जाता है प्लांट के नीचे, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है प्लांट के नीचे। प्लांट के नीचे जब कूलिंग इफेक्ट आता है तो हम लोग जब प्लांट के नीचे बैठते हैं तो हम लोग को अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही वाटर इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्लांट। नेक्स्ट जो जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये इरिगेशन जो है इसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। वो सॉइल टू सॉइल वेरी कर सकता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर सकता है, या फिर सीजन टू सीजन वेरी कर सकता है। यहाँ पे एन ऐड नहीं हुआ है, आप लोग देख लेना। सीजन टू सीजन वेरी कर सकता है कैसे? जैसे देखो, सॉइल टू सॉइल कैसे वेरी करता है। अगर सॉइल सैंडी है, अगर सॉइल सैंडी है, सैंडी मतलब सॉइल मतलब सैंडी टाइप है, तो उसमें वाटर अच्छे से नहीं रहता है। आप लोग ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। अगर आप एक पॉट में सैंड लेंगे, उसके अंदर पानी दे देंगे, तो वो पानी ज़्यादा नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर आप क्ले टाइप ऑफ सॉइल लेंगे, क्ले टाइप ऑफ सॉइल के अंदर पानी अच्छे से रह जाता है, वो पानी को पकड़ सकता है, पानी को बहुत दिन तक रख सकता है। तो इसलिए सॉइल टू सॉइल वेरी करेगा। अगर सैंडी टाइप है तो उसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ेगा, अगर क्ले टाइप है तो उसमें कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है क्रॉप टू क्रॉप। जैसे राइस, राइस में आपको पता ही होगा कि राइस में फील्ड को पूरा ही वाटर के नीचे रखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट ऑपरेशन में राइस को वाटर ज़रूरी होता है। वो बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब उसको वाटर बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे पल्स हो गया, पल्स को वाटर थोड़ा कम ज़रूरी होता है। पल्स मतलब दाल, वो रबी सीजन में भी होता है, ठीक है। रबी सीजन में मेनली पल्सेस को ग्रो करते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन भी है। लेकिन पल्स के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। तो ये हो गया क्रॉप टू क्रॉप वेरिएशन। एंड सीजन टू सीजन, जैसे हो गया खरीफ सीजन। खरीफ सीजन का क्या है? बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में आप लोग लॉजिक लगा के भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसे बारिश हो रहा है तो हम लोग को मॉइस्चर मतलब वाटर कम देना पड़ेगा, लेस लेस। बट खरीफ के सीजन में हम लोग को, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर दे रहा हूँ आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे देखो, खरीफ के मौसम में वाटर ज़्यादा लगेगा, सॉरी वाटर कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि हम लोग रेन से हम लोग को पानी मिल जा रहा है। लेकिन रबी के टाइम में वाटर ज़्यादा लगेगा। क्यों? उस टाइम में हम लोग को रेन से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए सीजन टू सीजन भी वाटर का रिक्वायरमेंट वेरी करता है, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में हम लोग दो टाइप का मेथड देखेंगे। एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है? ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे ह्यूमंस, लेबर्स, ह्यूमंस मतलब लेबर्स से, और उसके साथ साथ कैटल, ठीक है, ये सब हम लोग ज़्यादा यूज में लेते हैं ट्रेडिशनल में, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में। जैसे यहाँ पे एक देख रहे हो, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मोट व पुली सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक कुआं रहता है, ठीक है, कुआं रहता है। ये कुआं आप लोग देख रहे हो, वेल, ठीक है, वेल। वेल में एक पुली रहता है, पुली। पुली का काम क्या होता है? ये जो बाल्टी है ये नीचे जाता है, नीचे जाके इस रस्सी से एक आदमी उसको खींचता है और खींच के पानी निकाल के एक एक एक, एक स्टोरिंग है जहाँ पे वो पानी फेंक देता है। इस पानी
पूरा जो फील्ड है, पास का जो फील्ड है वहाँ पे जाके वाटरिंग कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं मोड बा पुली सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चेन पंप मेथड। चेन पंप मेथड क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसमें क्या होता है, अगर पास में कोई अगर स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब कोई अगर नदी है या फिर छोटा सा एक क्या बोलते हैं उस पॉन्ड है, तो पॉन्ड में क्या करते हैं, ऐसे टाइप का एक सिस्टम हम लोग सेटअप करेंगे। इससे क्या होता है, देखो दो व्हील होता है। ठीक है, दो व्हील, ये दो व्हील एक कनेक्टेड रहता है और इसमें छोटा छोटा बकेट्स हम लोग रख देते हैं। इससे क्या होता है, ये घूमता ही रहता है। इसको हाथ से भी घुमा सकते हैं या फिर कुछ मशीन से भी हम लोग घुमा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक बकेट को देखो, एक बकेट यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जाके ये पानी को ले रहा है, पानी को लेके ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे वो अनलोड हो रहा है। यहाँ पे लोड हो रहा है पानी और यहाँ पे जाके अनलोड हो रहा है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है। जब वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो गया, वहां से हम लोग पूरा फील्ड में पानी को सप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं चेन पंप मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है ढेकली मेथड। ठीक है, ढेकली मेथड भी एक वन टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये जो देखो एक लीवर से, देखो ये एक लीवर सिस्टम है। एक साइड में क्या है, कोई नदी है या फिर पॉन्ड है, उसमें इस टाइप का एक बोट टाइप का सिस्टम है, वो बोट टाइप का चीज है और यहाँ पे पत्थर बंधा हुआ है। क्या होता है, एक ह्यूमन नीचे, इसको नीचे पहले खींचता है, खींच के इसमें पानी भर देता है। जब इसको नीचे खींचेगा तो इसमें पानी भर जाएगा। उसके बाद जब इसको छोड़ देगा, जब ये उसको छोड़ देगा, रिलीज करेगा, जो तब वो ऊपर आ जाएगा। तो पानी के साथ साथ इसके वेट के वजह से, पत्थर के वेट, दूसरे साइड में पत्थर के वेट की वजह से ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जिससे वाटर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। इस वाटर को फिर सप्लाई किया जाएगा अपने फील्ड में, जिससे इरिगेशन होता है। और एक जो मेथड है उसको कहते हैं राहत। राहत में हम लोग बेसिकली कैटल को यूज करते हैं। ये कैटल क्या काम करता है, देखो ये जो व्हील है, पहले जो हम लोग चेन पंप मेथड पढ़े थे ना, चेन पंप मेथड, इसमें भी एक व्हील है और राहत में भी व्हील है। तो डिफरेंस क्या है, ये जो गाय देख रहे हो आप, काऊ और बैल जो भी हो, बुल, उसके साथ एक लीवर कनेक्टेड रहता है। इस लीवर से ये व्हील कनेक्टेड है, जिससे क्या होता है, ये जब बुल जब ऐसे घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो ये जो बीम के साथ कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड रहेगा। कनेक्शन के वजह से ये व्हील भी इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो ये भी व्हील घूमने रहेगा। और इसके व्हील के अंदर एक एक बकेट लगा हुआ है ऑलरेडी। इसके नीचे एक पानी है, जो पानी को लेके दूसरे साइड में वो पानी को फेंक देता है, जिससे क्या होता है, पानी अपने फील्ड में चला जाता है। ठीक है, उसके साथ नाली से वो चला जाता है। तो ये एक सिस्टम है राहत सिस्टम। तो हम लोग क्या क्या सिस्टम पढ़े स्टूडेंट्स, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में 4 टाइप ऑफ सिस्टम पढ़े। पहला है मोट सिस्टम, सेकेंड है चेन पंप सिस्टम, थर्ड क्या है, बोलो स्टूडेंट्स, ढेकली सिस्टम, और फोर्थ क्या है, हाँ, राहत सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। बेसिकली इसमें ना वाटर वेस्ट ज़्यादा होता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारा पानी हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में। ट्रेडिशनल सिस्टम में वाटर का कोई हिसाब नहीं रहता है, वाटर ऐसे ही बहुत सारा खर्च हो जाता है, तो इसलिए वाटर वेस्ट बहुत होता है। और क्या है, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स में लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लेबर कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है किसी मेथड में, और भी बहुत इनएफिशिएंट भी होता है, इनएफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न टाइम का जो इरिगेशन सिस्टम है, मॉडर्न टाइम का इरिगेशन सिस्टम में क्या यूज होता है, पंप्स। ठीक है, पंप्स। इस पंप क्या करता है, इसमें एक मोटर रहता है,
जो मोटर हम लोग को जो पॉन्ड है उसमें से पानी को निकाल के फील्ड में डायरेक्ट सप्लाई कर देता है। ये मोटर ही पंप की तरह यूज करता है। इसमें इसको इसको हम लोग पंप में हम लोग फ्यूल के हिसाब से डीजल यूज करते हैं, ठीक है, डीजल यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, ये मोटर कोई पॉन्ड से पाइप के जरिए से पंप करके वाटर को लेके अपने फील्ड में वो भेज देता है। तो ये है मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अभी और भी मॉडर्न मेथड्स आ चुका है, जिस मॉडर्न मेथड्स को अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम को अभी देखते हैं। देखो, आप लोग जब कोई फील्ड में गए होंगे, कोई खेला के ग्राउंड में गए होंगे, तब आप लोग देखेंगे फुटबॉल फील्ड में, बेसिकली फुटबॉल या क्रिकेट फील्ड में ऐसे टाइप का आप देखेंगे पानी छिड़काव हो रहा है पूरा फील्ड में। तो ऐसा जो नोजल टाइप का, ये नोजल है एक्चुअली, ठीक है। ऐसे टाइप का इरिगेशन सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकल करता है, ठीक है, ये पानी को स्प्रिंकल करता है। ये कहाँ पे जरूरी होता है, ये जरूरी है कोई अनइवन सरफेस के ऊपर, अनइवन सरफेस, ठीक है। अनइवन सरफेस के ऊपर अगर हम लोग को इरिगेशन करना है तो इसके लिए स्प्रिंकलर मेथड बेस्ट है। सेकंड है, अगर इसमें वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, वाटर एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मतलब क्या है, हम लोग वाटर को बहुत कम वाटर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। जैसे हर 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 प्लांट को अच्छे से मॉइस्चर मिले या फिर वाटर मिले, ठीक है। इस इरिगेशन सिस्टम में वाटर एफिशिएंसी बहुत हाई होता है, ठीक है। और क्या है, देखो, ये जो ये नल है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं बोलता हूँ। देखो, एक वेल है, सपोज एक वेल है, एक वाटर सोर्स होता है, वाटर सोर्स। जैसे ये वेल हो सकता है या फिर कोई पॉन्ड हो सकता है या फिर कोई नदी हो सकता है। इसमें एक मोटर रहेगा, ठीक है। मोटर क्या काम करेगा, या फिर पंप जो क्या करेगा, वो वाटर को नीचे से पंप करके ऊपर लेके आएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारा नल कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, पाइप्स, छोटा छोटा पाइप्स, ठीक है, छोटा छोटा पाइप्स कनेक्टेड रहेगा। ये पाइप छोटा होने के कारण क्या होगा, ये पानी पानी थोड़ा प्रेशर डेवलप होगा इस पानी के अंदर। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, इसके अंदर ये देखो नोजल्स है, ठीक है, ये नोजल्स है। कभी कभी ये रोटेट भी करता है। इस नोजल से, नोजल का जो होल है वो देखो, ये देखो एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप का एक छोटा सा ऑरिफिस है, ठीक है। ये इतना बड़ा पाइप का ये छोटा ऑरिफिस है, मतलब इतने छोटे से वाटर को निकलना पड़ेगा। तो वाटर बहुत फोर्स से निकलता है, बहुत फोर्स से निकलता है नोजल से। तो इसलिए हम लोग को ऐसे टाइप का कोई पिक्चर्स दिखता है, जैसे छोटा छोटा नोजल से जब ऐसे ऐसे निकलता है तो हम लोग ऐसे दिखते हैं। इस मेथड ऑफ इरिगेशन को हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग देते हैं। क्या देते हैं, वाटर को। देखो इस सिस्टम में देखो, ये देखो, ये एक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स है, ठीक है, वाटर सोर्स है। इस वाटर सोर्स में ये देखो एक पंप है जो पंप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ। देखो इस पंप के थ्रू से इस नल से पूरा फील्ड में पानी चला जा रहा है, ठीक है, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसका खासियत क्या है, इसका ड्रिप सिस्टम में हर एक प्लांट के रूट में जितना पानी चाहिए उसको उतना ही सप्लाई होगा, ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना ही सप्लाई होगा। इससे क्या होगा, वाटर एफिशिएंसी हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट वाटर एफिशिएंसी। मतलब सिंपल टर्म में वाटर हम लोग जो यूज करते हैं उसका मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे इस इरिगेशन मेथड से।
ये हाईएस्ट होता है। ठीक है, और क्या है, ये मेथड कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं? ये बेसिकली हम लोग फ्रूट गार्डन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन में भी हम लोग यूज करते हैं, गार्डन, घर के गार्डन्स में भी, या फिर कुछ ट्रीज को इरिगेशन करने के लिए भी ये मेथड यूज्ड होता है। ठीक है, जब हम लोग का वाटर बहुत कम है ना, तो हम लोग ये इरिगेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं, जिससे वाटर का एक एक बूंद हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ड्रिप सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल एट दैट टाइम। तो ठीक है, तो इरिगेशन कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, सॉइल को प्रिपेयर किए, उसके बाद उसको सीड को सो किए। ठीक है, उसके बाद उसमें हम लोग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर मतलब न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, सीड को खाना मिल गया, उसके बाद इरिगेशन दे दिया मतलब उसको पानी भी मिल गया। ठीक है, तो सीड अभी जर्मिनेट कर चुका है, प्लांट बड़ा हो रहा है। प्लांट बड़ा होते होते उसके साथ साथ मेन प्लांट के साथ साथ और कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो जाता है। ठीक है, जैसे एक फील्ड में हम लोग सपोज मान लो व्हीट उगा रहे हैं। ठीक है, व्हीट, ये व्हीट का क्रॉप है। ठीक है, रो में चल रहा है, लेकिन गैप में बहुत सारा अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी, अगर अभी कोई फील्ड में गया होगा, मेन क्रॉप के साथ साथ कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वीड्स। ठीक है, तो वीड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स एक्चुअली अनवांटेड प्लांट्स है, अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड। ठीक है, इसको कहते हैं वीड। ठीक है, अभी वीड क्यों चाहिए, सॉरी, व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग क्या है, जब हम लोग वीड को हम लोग कुछ मेथड से इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग, मतलब एलिमिनेशन ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, तो वीड्स क्या है, वीडिंग क्या है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, वीड एक्चुअली कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, ये हम लोग कैसे कैसे वीड को रिमूव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्लाउइंग के टाइम में। ठीक है, ड्यूरिंग टिलिंग, इसके टाइम में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे जब हम लोग प्लाउइंग कर रहे हैं, मतलब प्लाउइंग के टाइम में सॉइल में कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट रह सकता है, उसको हम लोग अपरूट करेंगे प्लाउइंग की वजह से। उससे क्या होगा, वो मर जाएगा, वहाँ पे मर जाएगा और सॉइल के अंदर मिक्सड अप होके ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग टिलिंग, प्लाउइंग व टिलिंग के टाइम में हम लोग इसको वीडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग हम लोग कब करते हैं, जब देखो प्लांट छोटा है। ठीक है, टाइम में छोटा छोटा प्लांट है, जस्ट छोटा है, एक टाइम रहता है जब क्रॉप एस्टेब्लिश हो गया है, उस टाइम में हम लोग हाथ से ही मैनुअली ये जो वीड है इसको निकाल लेंगे, तो इसको कहते हैं हैंड वीडिंग। हाथ से ही हम लोग उठा के फेंक देंगे, तो उसको कहते हैं हैंड वीडिंग। हाथ से ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं हैंड वीडिंग। उसके बाद आ रहा है केमिकल वीडिंग। केमिकल वीडिंग का मतलब क्या है, केमिकल यूज करके हम लोग वीड को एलिमिनेट कर रहे हैं। केमिकल मतलब जैसे वीडिसाइड, इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड। ठीक है, वीडिसाइड बोलते हैं। तो वीडिसाइड यूज करके जब हम लोग वीड को एलिमिनेट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल वीडिंग। ये थोड़ा डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में हम लोग केमिकल जैसे यूज कर रहे हैं, तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा कॉशंस लेना पड़ेगा, जैसे वो केमिकल उसके रेस्पिरेशन सिस्टम में या फिर उसके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके केमिकल को स्प्रे करना चाहिए। और एक बात है, वीडिंग करने का एक टाइम है।
वीडिंग करने का जो टाइम है वो हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी क्रॉप में 15 डेज के अंदर करना चाहिए, किसी क्रॉप में 20 डेज के अंदर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ टाइमिंग्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बिफोर फ्लावरिंग। बिफोर फ्लावरिंग ऑफ वीड्स हम लोग को ये वीडिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर फ्लावरिंग आ गया और उसमें सीड्स डेवलप हो गया ना, तो वो सीड्स को और जगह पे फैला देगा। सीड्स को और जगह पे फैला देगा मतलब एक जगह से और एक जगह चला जाएगा, मतलब वो सीड्स को डिसमिनेट कर देगा और 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 एक जगह पे वीड्स ग्रो हो जाएगा। इससे हमारा प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक बात है, हम लोग को वीडिंग क्यों ज़रूरी है? वीड एक्चुअली क्या करता है? ये जो अनवांटेड प्लांट है ना, इससे क्या होता है, वीड कॉम्पीट करता है, कॉम्पीट फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये सब कुछ के लिए वीट कॉम्पीट करता है मेन प्लांट के लिए। अगर वीट का अमाउंट ज़्यादा है, इससे क्या होगा, मेन प्लांट को लाइट कम मिलेगा, वाटर कम मिलेगा, न्यूट्रिएंट कम मिलेगा। इससे क्या होगा, वीट मेन प्लांट का ग्रोथ कम हो जाएगा। मेन प्लांट मतलब जैसे एग्जांपल राइस, राइस में अगर वीट ज़्यादा हो गया तो राइस का प्रोडक्शन घट जाएगा। राइस का प्रोडक्शन घट जाएगा तो हम लोग को यील्ड कम मिलेगा, तो फार्मर को लॉस होगा। इसलिए वीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडिंग के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वीडिंग के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेस्ट मैनेजमेंट। मैं छोटा करके मैं बोल दे रहा हूँ, पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है? पेस्ट का मतलब क्या है? पेस्ट वो चीज़ है जो हमारे प्लांट को, मेन क्रॉप को डैमेज करता है। पेस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है? वीड आ सकता है, इंसेक्ट आ सकता है, और कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी आ सकता है जो डिजीज करते हैं। ठीक है, वीड, इंसेक्ट, हार्मफुल माइक्रोब्स, ये सब को हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो वीड के लिए हम लोग वीडिसाइड यूज करते हैं। वीडिसाइड का एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के तरफ से हम लोग बोल सकते हैं 2,4-D। ठीक है, 2,4-D एक वीडिसाइड है। और इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, और डिफरेंट डिजीज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट हम लोग केमिकल यूज करते हैं दवाई के हिसाब से। ठीक है, जैसे ह्यूमंस को जरूरी है दवाई अपने कुछ डिजीज से बचने के लिए, वैसे ही प्लांट को भी जरूरी है डिजीज से बचने के लिए। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है हार्वेस्टिंग। प्लांट अभी ग्रो हो चुका है आपके फील्ड में, अभी पूरा प्लांट रेडी है। ठीक है, अभी क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं, और क्या है हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग का मतलब है जब पूरा फसल मतलब क्रॉप रेडी हो जाता है, उस रेडी क्रॉप को हम लोग जब काट के काट लेते हैं, काट के हम लोग उसको प्रोसेसिंग में ले जाते हैं, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद ही हम लोग बाकी का प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग completion of crop cycle, crop life cycle, harvesting is done। ठीक है, हार्वेस्टिंग उसके बाद ही किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है? इंडिया में ट्रेडिशनली हम लोग सिकल यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। सिकल क्या होता है? सिकल बेसिकली एक इम्प्लीमेंट है ऐसे टाइप का। ठीक है, ऐसे टाइप का एक इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे मेन
इसका शार्पनेस रहता है यहाँ पे, ठीक है। इससे ही हम लोग क्रॉप को नीचे से ऐसे काट देते हैं और क्रॉप को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सिकल हम लोग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इंडिया में एज अ ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट फॉर हार्वेस्टिंग, सॉरी ट्रेडिशनल टूल फॉर हार्वेस्टिंग। अभी आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर यूज करते हैं। थ्रेशर क्या है? थ्रेशर आया है एक्चुअली थ्रेशिंग से, THRESHING। थ्रेशिंग क्या है? जब हम लोग हार्वेस्ट कर लिए उसके बाद हम लोग थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली इसका एक प्रोसेस है। ये प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि डिफरेंट जो टैप है, ठीक है, सीड को टैप से सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम टैप, ठीक है। सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम टैप। टैप से जब हम लोग सीड को अलग करते हैं उसको कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग किससे करते हैं? थ्रेशर से, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में हम लोग कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर यूज करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और उसके साथ साथ थ्रेशिंग ऑपरेशन भी हो जाता है। तो थ्रेशिंग ऑपरेशन करने के बाद हम लोग विनोनिंग करते हैं। विनोनिंग का मतलब क्या है? विनोनिंग भी एक प्रोसेस है। विनोनिंग भी एक प्रोसेस है जब हम लोग को ग्रेन को साफ करते हैं। ग्रेन, अभी एक्चुअली सीड बोलना गलत होगा, सीड नहीं, अभी हम लोग बोलेंगे हार्वेस्ट होने के बाद उसको बोलेंगे ग्रेन, ठीक है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम चैप, इसको कहते हैं थ्रेशिंग। और ग्रेन को साफ करने का क्लीनिंग ऑफ ग्रेन इस प्रोसेस को कहते हैं विनोनिंग, ठीक है। तो एक लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले होता है हार्वेस्टिंग, उसके बाद होता है थ्रेशिंग और उसके बाद होता है विनोनिंग, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। ये एक के बाद एक ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल में। जैसे देखो, फार्मर्स पूरा साल मेहनत करता है, मतलब पिछले सीजन में वो मेहनत करता है, मेहनत करके अपना क्रॉप उगाता है, ठीक है। अभी पूरा खेत में पूरा क्रॉप अच्छे से है, गोल्डन क्रॉप हम लोग उसको कहते हैं। गोल्डन क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड। देन फार्मर को बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग जो सीजन में मेहनत किए उसके लिए उसको अभी उसको फल मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है। तो इससे फार्मर्स को बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर एक जॉयस फीलिंग आता है। तो इसके वजह से पुराने टाइम से इस टाइम को जब हार्वेस्टिंग होता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम को एक फेस्टिवल के टाइम के मनाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे हम लोग जो जो फेस्टिवल मनाते, जैसे पोंगल, साउथ में पोंगल होता है, वैशाखी, होली, दिवाली, नवान्न, बिहू। बिहू आसाम का एक फेस्टिवल है, बिहू आसाम का एक फेस्टिवल, नवान्न बंगाल का है, ठीक है। ऐसे टाइप का ही बहुत सारा फेस्टिवल्स है, ठीक है। ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स फार्मर्स मनाते हैं। ये हमारे जैसे दिवाली आ रहा है, दिवाली भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो हार्वेस्टिंग के बाद आता है स्टोरेज, ठीक है। हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद उस ग्रेन को स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करते हैं? इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि उसका ग्रेन का सेल्फ लाइफ बढ़े, ग्रेन बहुत दिन तक अच्छा रहे, उसके लिए हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं? स्टोर करते हैं कोई गोडाउन में या फिर एक जगह में करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, ठीक है। स्टोर कैसे करते हैं?
स्टोर करने के लिए पहले हार्वेस्टेड ग्रेन को ड्राई किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग करने का डिफरेंट मेथड्स हो सकता है, डिटेल्स पे नहीं पढ़ेंगे। वन मेथड है सन ड्राई। ठीक है, सन ड्राई मतलब धूप में उस ग्रेन को सुखाते हैं। धूप में जब सुखाते हैं उसको कहते हैं सन ड्राई। ड्राई करते हैं। ड्राई क्यों करते हैं? क्योंकि ड्राई करने से सीड के अंदर जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। सीड के अंदर अगर मॉइस्चर कम हो जाएगा मतलब उसका अंदर जो वाटर है वो अगर कम हो जाएगा तो उसको हम लोग बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा ना तो उस पर बहुत सारे पेस्ट का अटैक हो सकता है। जैसे पेस्ट का मतलब मैं बोल चुका हूँ, जो जो क्रॉप को हार्म करता है, जैसे कुछ इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, ये सब अटैक कर सकता है सीड को, जो सीड का क्वालिटी खराब कर देता है। तो इसके वजह से हम लोग उसको अच्छे से पहले ड्राई कर लेंगे, उसका मॉइस्चर बहुत लो कर देंगे। इस मॉइस्चर लो की वजह से इसमें इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी अटैक नहीं होता है। तो उसके बाद हम लोग इसको स्टोर करेंगे। तो हो गया ये स्टेप, फर्स्ट हार्वेस्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा व्हाट टू स्टोर। ठीक है, बहुत सारा स्टोरेज साइट होता है, जैसे गोडाउन में गोडाउन होता है, या फिर ग्रैनरीज बोलते हैं उसको, ग्रैनरीज एंड साइलोस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रेन को स्टोर करते हैं। तो उसके बाद हम लोग कौन से कंटेनर में स्टोर करते हैं? स्टोर अगर छोटा सीड हो तो हम लोग एल्यूमिनियम का कभी कभी कंटेनर यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ कंटेनर ऐसे टाइप का होता है, एल्यूमिनियम कंटेनर में कभी कभी स्टोर कर सकते हैं। या फिर मेनली जो जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं वो है जूट का जो बस्ता होता है, जूट का जो बैग होता है, जूट बैग्स में हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, जूट बैग्स में हम लोग मेनली सीरियल क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। स्टोरेज बेसिकली डन मेनली फॉर सीरियल क्रॉप्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, ऑनियन, ठीक है, एक्सेट्रा। सम वेजिटेबल्स और सीरियल क्रॉप्स के लिए हम लोग स्टोरेज करते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा देर तक हम लोग सीड्स को ग्रेन को स्टोर कर पाए, उसके लिए सम केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट से बचने के लिए और ग्रेन का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ बोटानिकल्स भी यूज कर सकते हैं। बोटानिकल्स का मतलब क्या है? बोटानिकल्स का मतलब है कोई प्लांट ओरिजिनेटेड केमिकल्स। ठीक है, जैसे नीम का पत्ता, जैसे नीम लीव्स एक बोटानिकल है। नीम लीव्स को अगर कोई किसी के साथ मतलब सीरियस ग्रेन के साथ मिक्स करके अगर रखा जाए तो उससे पेस्ट अटैक नहीं होता है। ठीक है, पेस्ट एक्सेस नहीं होता है, या फिर होगा तो भी बहुत कम होता है। तो इस तरह हम लोग क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि कैसे कौन कौन से स्टेप यूज करके हम लोग क्रॉप्स को मैनेज करते हैं, मैनेज करके पूरा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड उससे अच्छा यील्ड हम लोग लेते हैं। फार्मर्स इस बेसिक ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोग पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ पकड़ के डिस्कस किए हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हम लोगों को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, so that's it for today.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैंने जो बोला था पिछले वीडियो में भी, अभी मैं ये पूरा जो मटेरियल है इसको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, या फिर अगर आप चाहे तो टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे SS एडू सेंटर, लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर चाहे तो हम लोगों को फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू।